हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके क्लास में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कुछ नई जानकारी प्रदान करेंगे, साथ ही पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सी बात है जो सही नहीं है। पहला है, ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। दूसरा, लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। तीसरा, इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया। और चौथा, कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आप बताएंगे कौन सा है जो आपका सत्य नहीं है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को उत्तर दे देना है फटाफट। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सत्य नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल पता होंगी, दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका केवल और केवल पहला सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने पर सहमत नहीं हुई थी। इसने कहा जो हिंसक गतिविधियों में शामिल थे ऐसे जो मतलब व्यक्ति हैं उनको हम गिरफ्तार किए हैं तो नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अगर अहिंसक काम कर रहे हैं, अहिंसक रूप से वो लोग राजनीतिक विरोध कर रहे थे, ऐसे लोगों को छोड़ेंगे जिन्होंने हिंसक जो है कार्रवाई किया है, हिंसक तरीके से हमारा विरोध किया है, ऐसे बंदियों को हम नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपका पहला सत्य नहीं है। दूसरा बिल्कुल सही है, लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया जाए जो समुद्री क्षेत्र में रहते थे। और दूसरा, इस समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, इसमें शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की थी। ये बातें बिल्कुल सही हैं, केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको पता ही चल चुका है। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये तो सभी को पता है और मैंने अभी आपको बताया भी कि कांग्रेस केवल और केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है और वो गोल सम्मेलन आप सभी को पता है 1931 का है, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ था। तो द्वितीय गोल सम्मेलन में ही कांग्रेस शामिल हुई है, ना प्रथम में शामिल हुई, ना तृतीय में शामिल हुई, चतुर्थ कोई गोल में सम्मेलन नहीं हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। आपको इन घटनाओं का सही क्रम बताना है। आपके सामने ऑप्शन भी है और आपके सामने कूट भी है। कूट की सहायता से फटाफट इनका क्रम बता दीजिए कौन सा है जो सही हो जाएगा। ए मतलब पहला है नेहरू रिपोर्ट, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है भगत सिंह को फांसी। अब कूट आपके सामने है। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी में है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। सी में है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा और डी में है तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। आप फटाफट उत्तर दीजिएगा चलो, क्या हो जाएगा आपका सही कालानुक्रम कौन सा होगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं और मैक्सिमम आप लोगों को इसका ईयर तो मालूम ही होगा। जैसे आप सभी को पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में आया था। 1928 में आया था आपका नेहरू रिपोर्ट। बात करेंगे गांधी इरविन समझौता का, तो ये आपका कब हुआ है, 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च 1931 में हुआ था आपका नेहरू मतलब जो इरविन और गांधी समझौता है। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च को दांडी मार्च से ही ये शुरू हुआ था और ये 1930 की घटना है, 1930। और भगत सिंह को फांसी सभी को पता होगा कि ये 23 मार्च 1931 की घटना थी। 23 मार्च 1931 की घटना है। तो बता दीजिए क्या है जो सही हो जाएगा। सबसे पहले आपकी घटना हो जाएगी 1928 वाली, यानी कि आपका नेहरू रिपोर्ट आएगा, यानी कि फर्स्ट पहले नंबर पे होगा तो डी नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे जो आएगा 1930 की घटना आएगी, यानी कि आपका जो है 1930 में क्या हुआ है, तो 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता और लास्ट में भगत सिंह को फांसी। इस तरह से आप सभी को ये क्रम पता है कि आपका दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने सीटों पर बहुमत हासिल किया था।
11 में से कितनी सीटें ऐसी थी जिस पर जो कांग्रेस है ये पूर्ण बहुमत से आई थी? पहला है 5, दूसरा है 11, तीसरा है 6 और चौथा है 13। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा कि 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत हासिल किया था? आपको ये बताना है। पहले में 5, फिर 11, 6 और 13। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित ही आपने इसको कल सॉल्व भी किया था कि 11 में से 5 प्रांतों में जो कांग्रेस है ये बहुमत से मतलब जो सरकार है ये बनाने में कामयाब रही थी। बाकी जगहों पर 2 जगह इन्होंने गठबंधन की सरकार भी बनाई थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर सरकारी सरकार बनी थी? यानी कि कौन से 2 प्रांत थे जहां पे कांग्रेस नहीं बल्कि दूसरे जो है लोगों ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी? तो वही आपको बताना है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में किन प्रांतों में गैर सरकारी सरकारें बनी थी। उत्तर देंगे बच्चा लोग। पहला है पंजाब, दूसरा है बंगाल, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा? और ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। दोनों पंजाब में भी और बंगाल में भी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यहाँ पे कांग्रेस को सफलता नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और यह एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। इस राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताएंगे बच्चा लोग, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जो मतलब सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष रहे हैं, इस समय एक आर्थिक योजना का विचार अपनाया गया और ये राष्ट्रीय योजना जो समिति बनाई गई, इस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, कौन थे इसके अध्यक्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात कि 1938 में हुआ है, दूसरा कहाँ पे हुआ? हरिपुरा में हुआ है, तीसरा अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे और चौथा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? पहला है जवाहरलाल नेहरू एवं जयप्रकाश नारायण, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू और चौथा है आचार्य नरेंद्र देव एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती। फटाफट उत्तर दीजिए, कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापन किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसी थी समाजवाद से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू और साथ ही और कौन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। भले ही जवाहरलाल नेहरू हैं लेकिन उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू के साथ यहाँ पे आपका सही जो है व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है यानी कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जो हैं ये भी समाजवादी हैं और इन्होंने कांग्रेसी समाजवादी पार्टी की स्थापना भी की थी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये पार्टी की स्थापना तो नहीं करेंगे लेकिन समाजवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो पार्टी की स्थापना किया है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, वह स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया है और ये कब किया है? 1934 में किया है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1934। नेक्स्ट है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था, इसका प्रमुख कारण क्या था? पहला, ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी, दूसरा कांग्रेस पार्टी के वामपंथियों का वर्चस्व, तीसरा कह रहा है कांग्रेस शासित प्रांतों में सांप्रदायिक दंगे, चौथा ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। आप फटाफट उत्तर देंगे क्या है जो आपका 1929 में कांग्रेस के त्यागपत्र देने का प्रमुख कारण था। चूँकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के सामने कई बार रखा है, तो इसमें आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एकमात्र जो कारण था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में
भारतीयों की सहमति के बिना ही शामिल कर लेना, ये भारत को शामिल कर लेना ही क्या हो गया था, उस समय के इस्तीफे देने का कारण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्राही किसे चुना था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फटाफट बताएंगे कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो उन्होंने पहला सत्याग्रही किसे नियुक्त किया था, आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, सरदार जाफरी और सी राजगोपालाचारी। बताएंगे बच्चा लोग प्रथम सत्याग्राही कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, ये प्रथम सत्याग्राही थे। दूसरा अगर पूछता तो नेहरू हो जाते, जवाहरलाल नेहरू, और अगर तीसरा पूछ ले एग्ज़ाम में तो पटेल हो जाएंगे। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भावे हैं, दूसरा नेहरू हैं, तीसरे पटेल हैं। तीनों लोगों का क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपने पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो निश्चित तौर पे गांधी जी जैसा व्यक्ति तो इस तरह की बातें कर रहा है तो ये तब करेंगे जब पराकाष्ठा हो जाएगी सहनशीलता की, या पराकाष्ठा हो जाएगी इंतजार की, या कहिए पराकाष्ठा हो जाएगा इम्तहान की। तो निश्चित ही क्या हो सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका आंदोलन है जहाँ पे गांधी जी ने ऐसी बात की थी, करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्या सही है बच्चा लोग? पहला, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त वाला था। दूसरा, यह एक हिंसक आंदोलन था। तीसरा, उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। और चौथा कह रहा है कि आपका सभी बातें सही हैं। आपको बताना है कौन सा है जो सत्य है, फटाफट बताइएगा बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी को उत्तर पता होना चाहिए। इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं और नहीं भी। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा जो आपका सही है। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को इसमें कोई दिक्कत ना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका पहला और केवल पहला सही है। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्ति वाला था, यह आंदोलन हिंसक नहीं था। गांधी जी ने शुरू किया है तो निश्चित ही अहिंसा पर आधारित होगा। ये अलग बात है जब गांधी जी और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे चल के ये आंदोलन हिंसक हो गया था। लोगों ने रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए थे, जो तार लाइन थी उनको काट दिया था, डाकघरों को जला दिया था, मुठभेड़ भी हुई, मारपीट भी हुआ और जिसमें घायल भी हुए। तो इस कहीं ना कहीं पहले तो ये कैसा है, अहिंसक तरीके से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब चीज़ें उग्र हुई तब हिंसा भी हुई। लेकिन आंदोलन कैसा है, हिंसक ही था, भले ही उसका बाद में प्रकृति जो है वो मतलब हिंसक हो गया हो। शुरू में कैसा था, अहिंसा पर आधारित था। और उच्च वर्ग और नौकरशाह ये तो हमेशा से ही अंग्रेज़ों के साथ दे रहे थे, यानी कि ये लोग अगर साथ देते तो हम बहुत पहले ही आज़ाद हो जाते। ये लोग हमेशा ईमानदार बने रहे, वफादार बने रहे। कुछ ही लोग जो अच्छे थे वही मदद किए, बाकी लोगों ने अंग्रेज़ों का ही सपोर्ट किया, उल्टा भारतीयों को ही दबाने का काम किया था। तो केवल और केवल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आप सभी को ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई थी, पैरेलल सरकारें बनाई गई थी। आपको ये बताना है बलिया, मिदनापुर और सतारा, और फिर कह रहा है कि सभी बताएंगे बच्चा लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि कौन सा जगह है जहां पर समानांतर सरकारें बनी थी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। निश्चित ही बच्चा लोग उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है, आप लोग ये सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ये भी आप सभी को उत्तर पता होगा, बिकॉज ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने कांग्रेस की समिति से इस्तीफा दे दिया था
उस समय इन्होंने कौन से जो संगठन की स्थापना किया था? तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को इसका उत्तर पता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने किया था 1939 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लाल किला मुकदमा में कौन से सैनिक शामिल नहीं थे? इनमें से कौन सा सैनिक है जो लाल किला मुकदमा में शामिल नहीं था? आपको ये बताना है, और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। बताएंगे इसमें से कौन सा सैनिक नहीं शामिल था उस मुकदमे में? पहला है जनरल मोहन सिंह, दूसरा है जनरल शहनवाज, तीसरा है जनरल GS ढिल्लों और चौथा है जनरल प्रेम सहगल। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है कि लाल किले का जो ऐतिहासिक मुकदमा चला था, जिसमें देशव्यापी समर्थन इन लोगों को मिला था कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको माफ़ कर दिया जाए। आपको बताना है कि इन सैनिकों में कौन शामिल नहीं था। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो मोहन सिंह हैं ये शामिल नहीं थे। ये तो इस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक हैं, ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बल्कि गिरफ्तार शहनवाज ढिल्लों और सहगल हुए हैं, जिनको बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने समर्थन किया था कि सरकार को छोड़ देना चाहिए इनको, और बहुत दबाव सरकार पे आई थी। एट लास्ट इनको सरकार को छोड़ना ही पड़ा था। नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाक्रमों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। बताएंगे इन घटनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी फेमस घटनाएं हैं और ईयर तो सभी को पता होगा। जैसे पता है कि आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कब हुआ है? 1942 में हुआ, ये तो सबको रटा है। क्रिप्स मिशन आप सभी को पता है ये कब आया है? मार्च 1942 में आया था। मार्च 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था। नौसेना का विद्रोह सभी को पता है 1946 की घटना है, और किले में जो मुकदमा चल रहा था ये आपके 1945 की घटना है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? आपका सबसे पहले जो होगा वो आपका क्रिप्स मिशन होगा, जो कि ये मार्च की घटना है। भारत छोड़ो ये अगस्त की घटना है। अगस्त में आप सभी ने देखा होगा अगस्त प्रस्ताव, तो ये क्या है? अगस्त की घटना है, अगस्त की घटना है। तो इस हिसाब से आपका पहले क्रिप्स होगा, फिर भारत छोड़ो होगा, और इस तरह से केवल और केवल आपका क्या हो जाएगा? निश्चित ही आपका दूसरा, पहला, उसके बाद आपका चौथा, और फिर आपका हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। क्लीमेंट इटली, या विंस्टन चर्चिल, या जेम्स बोल्ट, या रेडक्लिफ। तो इसमें तो नो डाउट आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्लीमेंट इटली ही उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन में, जो कि लेबर पार्टी से चुन करके आए थे और जिनका व्यक्तित्व थोड़ा उदार था भारतीयों के प्रति भी। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपको क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपको इनको क्रम में लगाना है, घटनाओं को सही तरीके से लगा दीजिए। पहला है मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन, पहला है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव, दूसरा है कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ, तीसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, और चौथा है कांग्रेस द्वारा अनुसमर्थित भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब आपको इनका जो है डेट के मतलब ईयर के साथ फटाफट क्रम बता देना है कि आपके हिसाब से कौन सा क्रम है जो आपका सही हो जाएगा। ये आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव आपने कल देखा था, ये 1940 में इन्होंने किया था लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव, कल आपने देखा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी आपका अगस्त 1940 की ही घटना है, अगस्त 1940 की। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन का भारत आगमन आपने इसको देखा ही 1942 की घटना है। और आपका कांग्रेस द्वारा अनुसमर्थित भारत छोड़ो आंदोलन ये इसके बाद की घटना है। तो आपका क्या हो गया है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पूरा क्रम में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्रम में लगा हुआ है, इन घटनाओं को याद रखिएगा बच्चा लोग, ये सारे आपके क्रम के हैं। क्योंकि जो आपकी कांग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये अक्टूबर में शुरू हुआ है, याद रखिएगा कांग्रेस का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये आपका अक्टूबर की घटना है।
आपका जो क्रिप्स है ये आपका कब की घटना है? अक्टूबर 1940 की घटना है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। और आपका ये जो है ये आया है मार्च 1942 में आया है। तो इस हिसाब से आपका ये क्रम बिल्कुल सही है। और जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है ये आप देख रहे हैं कि अगस्त की घटना है। तो इस तरह से आपका ये क्रम बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? पहला, देश के कुछ भागों में यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया था। दूसरा कह रहा पूरे देश में कई स्थानों पर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत परिकल्पित कार्यक्रमों का अनुपालन विधिवत रूप से नहीं हुआ। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं। और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। अब फटाफट उत्तर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है? और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन के बारे में क्या है जो सत्य है। तो याद रखेंगे आपका दोनों बात सही हो जाएगा, यानी कि देश के कुछ भागों में यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया था और कुछ पूरे देश में कई स्थानों पर असहयोग आंदोलन के अंतर्गत परिकल्पित कार्यक्रमों का अनुपालन विधिवत रूप से नहीं हुआ था। बिल्कुल बातें दोनों सही हैं, याद रखिएगा दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? इसमें से कौन है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? आपको ये बताना है। पहला है नरहरि पारिख, दूसरा है अनुसुईया साराभाई, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह और चौथा है शंभू शरण वर्मा। बताएंगे बच्चा लोग, ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? बताएंगे चंपारण सत्याग्रह से कौन है जो संबंधित नहीं है? और आपके सामने चार ऑप्शन है। नरहरि पारिख हैं, अनुसुईया साराभाई हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं और शंभू शरण वर्मा हैं। इनमें से कोई एक है जो चंपारण सत्याग्रह में नहीं थे, उससे जुड़े हुए व्यक्तित्व नहीं हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर मतलब जो ये है अनुसुईया साराभाई, ये इससे जो है संबंधित नहीं है। बाकी जो लोग हैं ये संबंधित हैं, जिसमें आप देख लीजिएगा नरहरि पारिख भी हैं, अनुग्रह नारायण सिंह भी है, शंभू जो शरण वर्मा है ये भी है। इसके अलावा अगर आपका आ जाए ऑप्शन राम नवमी प्रसाद और ब्रिज कुमार प्रसाद, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो निश्चित ही आपका ये बाकी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में कौन सी बात है जो सत्य है, आपको ये बताना है। पहला, इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी वैधानिक या विधायी, ठीक है चलिए, विधायी कार्यवाही के कारावास में रखा जा सकता था। क्या ये बात सही है कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के तहत जो व्यक्ति है उसको बिना किसी विधायी कार्यवाही के या प्रावधान के कारावास में रखा जा सकता था? दूसरा, यह रॉलेट समिति के सिफारिश पर आधारित था। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। अब बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। आपका अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में क्या है जो सत्य हो जाएगा। और आप सभी को ये उत्तर पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्यवाही के ही कारावास में डाला जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज अपने बारे में सोचेंगे, भारतीयों के बारे में नहीं। और यह रॉलेट समिति की सिफारिश पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। निश्चित ही दोनों बातें बिल्कुल सही है। आपके लिए हो सकता है यह नया हो, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति के सदस्य थे? इनमें से कौन है जो खिलाफत समिति के सदस्य हैं, आपको उनका नाम बताना है। पहला है अजमल खान, दूसरा है मौलाना आज़ाद, तीसरा है शौकत अली और आपका चौथा है मौलाना हसरत मोहानी और पांचवा है कि उपयुक्त सभी। अब आप बताएंगे इसमें से कौन है जो आपके खिलाफत समिति के सदस्य हैं। और आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल याद रहें तो अच्छी बात है कि आपकी जो खिलाफत समिति है इसमें सारे लोग शामिल हैं।
मौलाना अली भी हैं, हसरत मोहानी भी हैं, मौलाना आज़ाद भी हैं और अजमल खान भी हैं। ये सभी लोग आपके खिलाफत समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? पहला है भारत रक्षा अधिनियम, क्या ये 1915 का है? दूसरा कह रहा है भारतीय वन अधिनियम, क्या ये 1927 की घटना है? तीसरा कह रहा है भारतीय भागीदारी अधिनियम, क्या ये 1932 की घटना है? चौथा कह रहा है कि उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। बताएंगे बच्चा लोग, भारत रक्षा अधिनियम क्या 1915 की घटना है? भारत वन अधिनियम क्या 1927 की घटना है? भारतीय भागीदारी अधिनियम क्या 1932 की घटना है? क्या सारी बातें सही सुमेलित हैं? आपके लिए ये नया तथ्य होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखिएगा आपकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही है? असहयोग आंदोलन के बारे में क्या सही है? पहला, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, क्या ये बात सत्य है? दूसरा, रामोसी किसान विद्रोह भी NCM का एक भाग था। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। बताएंगे चलो कौन सी बात है जो कि आपका सत्य हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्या दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी? क्या रामोसी किसान विद्रोह भी असहयोग आंदोलन का एक भाग था? अब आप सभी को उत्तर दे देना है और ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं कि आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चा लोग, क्या है जो आपका सही है? तो यहाँ पे लिखी हुई कोई भी बात आपका सत्य नहीं है, क्योंकि ये दिसंबर की घटना नहीं है बल्कि सितंबर की घटना है और ये अधिवेशन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। सितंबर 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो याद रखिएगा, ये सितंबर 1920 में कोलकाता का विशेष अधिवेशन था, नागपुर का सत्र नहीं था, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा जो कह रहा है कि आपका जो रामोसी किसान विद्रोह है, जिसका नेतृत्व आप सभी को पता होगा कि बलवंत फड़के जी कर रहे थे, आप लोग पढ़ चुके हैं। ये घटना 1877 से 1887 के दरमियान हुई थी। 1877 से 1887 के दरमियान हुई है। आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन 1920 का है और ये 1877 से 87 की घटना है। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में ये विद्रोह हो रहा है, रामोसी विद्रोह, किसान विद्रोह। तो ये कहाँ इसके समकालीन या हिस्सा हो सकता है? तो निश्चित ही दोनों बातें गलत हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न था बच्चा लोग, याद रखिएगा दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, सत्य नहीं है। नेक्स्ट, स्वराजवादियों और परिवर्तन विरोधियों के बीच स्वराजवादियों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की। आपको बताना है स्वराजवादियों और परिवर्तन विरोधियों के बीच स्वराजवादियों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की थी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में दो तरह के लोग थे, एक वो जो परिवर्तनवादी थे और एक वो जो परिवर्तन विरोधी थे। परिवर्तनवादियों में आपके जो है मोतीलाल नेहरू थे और साथ ही आप देखेंगे CR दास थे। ऐसे ही और भी लोग जो स्वराज दल को स्थापित किए, सब परिवर्तनवादी हैं। बाकी जो लोग हैं वो परिवर्तन विरोधी हैं। तो कह रहा है कि इन्होंने क्या किया है, परिवर्तनवादियों ने कहा कि हम लोग स्वराज पार्टी का गठन करेंगे और परिषद में प्रवेश करेंगे। तो आपको इनके बारे में बताना है क्या? पहला, असहयोग आंदोलन में एक नया मोर्चा खोलने के लिए, क्या ये लोग असहयोग आंदोलन में एक नया मोर्चा खोलना चाहते थे, इसीलिए अलग से पार्टी का गठन कर रहे हैं। दूसरा, लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही है। चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। अब आप सभी को बताना है कि जो परिवर्तनवादी हैं और अपरिवर्तनवादी हैं, इसमें से जो परिवर्तनवादी हैं इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस में से मतलब जो है एक पृथक संस्था भी बनाई है, स्वराजवादी जिनको कहा गया है, और ये प्रवेश करना चाहते हैं परिषदों में और प्रवेश करके क्या करना चाहते हैं, असहयोग आंदोलन को एक नया मोर्चा देना चाहते हैं जो कि गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। लोगों का मनोबल जो टूट गया था उसको ये बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एक और संगठन का नाम दे दिया था जिसको स्वराजवादी संगठन कहा गया है। निश्चित ही याद रखिएगा आपकी दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? पहला,
राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत दिल्ली घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई। दूसरा कह रहा है भीमराव अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तीसरा कह रहा है फिक्की ने केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, अन्य में नहीं। और चौथा कह रहा है कि सभी बातें आपके क्या हो जाएंगी, सही हैं। अब आपको बताना है इसमें से क्या है जो आपका सत्य है। आपको सत्य बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से सत्य क्या है आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। याद रखिएगा आपका केवल और केवल पहला सही है कि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत दिल्ली घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी। ये बातें बिल्कुल सही हैं। दूसरा गलत है क्योंकि अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चौथा कह रहा है कि जो फिक्की है ये इसके सदस्यों ने गोलमेज सम्मेलन में जो सम्मेलन का तब तक बहिष्कार करने की सलाह दी थी जब तक कि वे इस तरह के सम्मेलन में महात्मा गांधी को स्वयं शामिल नहीं होते। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जब तक गांधी जी इसमें शामिल नहीं होंगे तब तक हम भी इसका जो है समर्थन नहीं करेंगे। इसीलिए कह रहा है कि ये केवल और केवल प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, नहीं। इन्होंने कहा जब तक गांधी जी शामिल नहीं होंगे तब तक हम भी शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो गया है, आपका पहला केवल सही है और दूसरा तीसरा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा आपका क्या हो गया है, केवल और केवल पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, और फिक्की मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखिएगा ये जो पूंजीपति या जो आपके बिजनेसमैन हैं इनसे इनका मतलब जो है एक तरीके से कहिए कि तालमेल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तमिलनाडु के कलप्पन, दूसरा उड़ीसा गोपाल बंधु चौधरी, तीसरा पेशावर खान अब्दुल गफ्फार खान और चौथा मालाबार के कलप्पन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आपको जो सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है और आपके सामने है 4 ऑप्शन और आप सभी को इसका उत्तर देना है कौन सा है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपका क्या सही सुमेलित नहीं बचा लोग, केवल और केवल आपका जो पहला है ये सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, पहला कह रहा है कि कलप्पन, 1 मिनट, कह रहा कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा तमिलनाडु में जो है ये के कलप्पन है। दूसरा कह रहा है कि आपके जो उड़ीसा है यहाँ पे गोपाल बंधु चौधरी हैं। तीसरा कह रहा पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान है और चौथा कह रहा है कि मालाबार में के कलप्पन है। तो अब आप लोग इसको एक बार और विचार कर लीजिए जो कि आपके लिए नया होगा और उम्मीद है कि आप लोग इसको बता सकते हैं। देखते हैं ये आपका क्या है जो आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आपका पहला ही सही नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था तमिलनाडु में जो आपका असहयोग आंदोलन है या जो नमक तोड़ मतलब असहयोग आंदोलन नहीं कहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पे इस बात का उल्लेख नहीं हुआ है, ये चीज़ उल्लेख नहीं हो पाया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा है। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेतृत्व करता है एक तरफ, दूसरी तरफ प्लेस है। पूछ रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन कहाँ से नेतृत्व नहीं कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को ये तो कंफर्म ही है कि आपका जो तमिलनाडु है यहाँ से राजगोपालाचारी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वेदारण से तिरुचिरापल्ली तक का जो यात्रा है ये तय किया था और नमक कानून तोड़ा था। तो यहाँ पे केव कलप्पन की जगह पे राजगोपालाचारी होना चाहिए था। राजगोपालाचारी मैं पहले ही पढ़ाई हूँ आप लोगों को, राजगोपालाचारी। उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी हैं, बिल्कुल सही है। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान है, सीमांत गांधी, बिल्कुल सही है। और मालाबार में के कलप्पन है जो कि केरल का एरिया है, यहाँ पे के कलप्पन है, बिल्कुल सही है। केवल और केवल आपका पहला सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे राजगोपालाचारी जी हैं जिन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक का यात्रा कर जो है दांडी मार्च जैसा ही काम किया है, यानी कि नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। कौन सा कथन है जो सही है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको ये बताना है। आपका पहला कह रहा है कि साम्यवादियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया जबकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। दूसरा कह रहा है
सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की। और उसके बाद कह रहा है तीसरा कि उस समय व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ था। अब कह रहा है कौन सा है जो कि आपका सत्य है, आपको बताना है कौन सा है जो सत्य है। तो याद रखिएगा इसमें से कोई भी बात आपका सही नहीं है, यानी कि दोनों बातें आपकी क्या हो गई हैं, गलत हो गई हैं। क्यों गलत है? क्योंकि आपका पहला देख लीजिए, पहला क्यों गलत है। पहला कह रहा है कि साम्यवादियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया जबकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। तो ये भी आपका डाउटफुल है, यानी कि ये गलत है। क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जो नेता हैं इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। जो आपका आंदोलन चलाया गया था इसमें मैक्सिमम नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे जो ये साम्यवादी है ना, इस आंदोलन को कह रहे समर्थन किए थे, नहीं किए थे। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने तो समर्थन नहीं किया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो साम्यवादी है ना, इन्होंने भी क्या किया, समर्थन नहीं किया, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरोजिनी नायडू ने इसका कमान संभाला था। आप सभी को पता है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था इसको माना जाता है कि यह स्वतः स्फूर्ति वाला जो है क्या है, आंदोलन है। और इस आंदोलन में आप देखेंगे जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे तो महिलाओं में जिन्होंने खास करके इस आंदोलन को जारी रखा वो कौन थी, अरोड़ा आसफ अली, जिन्होंने भूमिगत हो करके रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को जारी रखा, लोगों को जो है प्रोत्साहित या उत्साहित करने का काम किया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो दूसरा ये भी गलत हो गया है। और आपका जो तीसरा है, उस समय व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ था, नहीं, उस समय हिंसा सांप्रदायिक नहीं हुआ था, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। उस समय तो लोग जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, उस समय आपस में हिंदू और मुस्लिम नहीं लड़ रहे थे, बल्कि जो भी लोग लड़ रहे थे वो अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये सांप्रदायिक नहीं था, इसलिए आपका क्या हो गया, ऐसी कोई घटना यहाँ पे सांप्रदायिक मुठभेड़ का हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपकी तीनों बातें गलत हो गई हैं, क्योंकि साम्यवादियों ने, हिंदू महासभा ने, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, दोनों ने विरोध किया। अरोड़ा आसफ अली ने इस आंदोलन को जारी रखा और आपका इसमें कोई आपके सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ है, इसलिए आपका कोई सही नहीं है, सभी बातें गलत हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए, नौ सैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक नहीं थे। इसमें से कौन सा कारक है जो नौ सैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी नहीं था? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नस्लीय भेदभाव, क्या ये जो है नौ सैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक था? दूसरा है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, तीसरा है INA मुकदमा, चौथा कह रहा है बेबल योजना। बताएंगे इसमें से कौन सा है जो कि नौ सैनिक विद्रोह का कारण नहीं था? और आप सभी को पता होगा, ये मैं पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वो लोग जो खाने पीने की चीज़ें थी वो निम्न कोट की होती थी, उनका प्रमोशन नहीं होता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके वेतन कम होते थे और साथ ही जो है उनके एक दोस्त की गिरफ्तारी की वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, हड़ताल भी कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। तो ये भी था और ये भी था। और INA मुकदमा, जो समय सैनिकों को बंदी बनाया गया था लाल किले में, कह रहे थे कि उनको छोड़ दीजिए। बेबल योजना नहीं है, बेबल योजना उसके बहुत पहले की घटना है, इस समय की घटना नहीं है, तो इसलिए आपका चौथा जो है ये इसका कारक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? कौन सा कथन है जो आपका सही है, आपको ये बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय नॉट बेलिंग गार्डन भारत के वायसराय थे। दूसरा, स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरा कह रहा दोनों बातें सही हैं, चौथा कह रहा कोई भी सही नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय नॉट बेलिंगटन गार्डन भारत के वायसराय थे, क्या ये बात सही है? क्या स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। याद रखेंगे, आपका दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय जो इस समय यहाँ के जो वायसराय हैं वो कौन है? बेलिंगटन है, लॉर्ड बेलिंगटन है इस समय वायसराय। और स्वामी सहजानंद जो हैं इन्होंने क्या किया है, ये पहले एक तरीके से कहिए कि संस्थापक
हैं और साथ ही अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कांग्रेस की स्थापना, जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1936 में, इसकी पहली अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी पहली अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? विचार कीजिए, बारदोली सत्याग्रह के बारे में क्या सही है? पहला, बारदोली सत्याग्रह का प्राथमिक कारण राजस्व कर में वृद्धि था। क्या बारदोली सत्याग्रह का प्राथमिक जो कारण था वो राजस्व कर में वृद्धि था? दूसरा है, इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तीसरा, आंदोलन के एक अंग के रूप में खुफिया दल की भी स्थापना की गई। और चौथा है कि सभी बातें सत्य हैं। बताएंगे बारदोली सत्याग्रह के बारे में कौन सी बात है जो आपका सत्य है? फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 की घटना है, आप सभी को पता होगा, जो कि भू राजस्व में 30% की जो वृद्धि सरकार के द्वारा की गई थी उसके लिए था, क्योंकि उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, लोग जो है कर देने में सक्षम नहीं थे और इसीलिए आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे लिखी हुई सभी बातें सत्य हैं, यानी कि सभी सही हैं। ये प्राथमिक कारण भू राजस्व में वृद्धि था और इसका जो मतलब जो है नेतृत्व कर रहे हैं पटेल कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ की महिलाओं के कहने पे जो है, या महिलाओं के द्वारा कहिए या महिलाओं के कहने पे गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी और आंदोलन के एक अंग के रूप में खुफिया दल की स्थापना की गई थी। सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित था? अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्तावित था आपको ये बताना है। पहला है भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा, दूसरा है भारत के लिए संवैधानिक संस्था सभा और तीसरा है युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन और चौथा अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं बनाया जाए और पांचवा की उपयुक्त सभी बातें सही हैं। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं और आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा? निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं जो आपको याद कर लेना है। सारी बातें सही हैं। भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा, भारत के लिए संवैधानिक सभा, युद्ध समाप्ति के बाद संवैधानिक सभा का गठन और अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान का निर्माण या संविधान नहीं अपनाया जाएगा, सारी बातें सत्य हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया। दूसरा, तिलक ने भारतीय जनता को उनकी भाषा में शिक्षा की सुविधा दिए जाने के विचार को प्रोत्साहन दिया। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सत्य हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी कथन है जो आपका सही हो जाएगा? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। फटाफट उत्तर दीजिएगा, क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा? निश्चित ही बच्चा लोग आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे आपका जो पहला कथन है ये क्या है? ये सही नहीं है, पहला सही नहीं है। दूसरा तो बिल्कुल नहीं सही है। पहला क्यों सही नहीं? कह रहा है कि जो एनी बेसेंट है इन्होंने 2 अखबार निकाले थे, एक न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवेल्थ, और ये जो इन्होंने अखबार निकाले हैं ये आप देख रहे हैं 1915 की घटना है। 1915 में ये 2 अखबार निकाल रही हैं और ये जो अखबार निकाल रही हैं इसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक करने की बात कर रही हैं, लोगों को मतलब एक्टिव करने की बात कर रही हैं, उनको अपने जो है चीज़ों के बारे में अवेयर करने की बात कर रही हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ और अपनी आज़ादी की मांग करो। उन्होंने यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की है, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि एनी बेसेंट ने अपने समाचार के माध्यम से भारतीयों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने सिर्फ जागरूक करने की बात की है, यहाँ के लोगों को अपने अतीत से परिचित कराने की कोशिश की है। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा सही है कि तिलक ने भारतीय जनता को उनकी भाषा में शिक्षा की सुविधा दिए जाने पर कई विचार का प्रोत्साहन किया है, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन पहला सही नहीं है। उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, भारतीयों को आज़ादी मिलनी चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि भारत को जो है अपने चीज़ों में थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें अपने अतीत को जानना चाहिए, अपनी संस्कृति को समझना चाहिए। इस तरह की बातें की उन्होंने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। यह महिला कौन है? पहला है सुचेता कृपलानी, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है अरुणा आसफ अली और चौथा है एनी बेसेंट। बताएंगे बच्चा लोग, ये जो बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की, और उस समय ये कौन सी महिला है जिन्होंने ग्वालियर टैंक पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया है, दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर भी रही हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। वो महिला कौन है? आपको इनका नाम बताना है और ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग। बताएंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, अरुणा आसफ अली की बात कर रहे हैं। अरुणा आसफ अली जी हैं, यही 1958 में ये पहली निर्वाचित महापौर बनी थी और 1948 में ये सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है। उम्मीद है आज भी आप लोगों को बहुत सारी नई बातें जानने को मिली होंगी। पिछला जो है रिवीजन हुआ होगा। खूब मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है और सभी विषयों पर ध्यान देना है आपको। इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको पढ़िए और रिवीजन भी कीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी और फिर एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ और बेहतरीन क्लास को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।